हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम पॉलिटी को शुरुआत किए थे और धीरे धीरे हम अब आज जो है भारत के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आ चुके हैं। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। और ज़्यादा समय ना जाया करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित प्रमुख आधार स्तंभ या विभिन्न आधार स्तंभ। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उन्हीं के आधार पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन ये है, पहला, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909 तथा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों पर प्रकाश डालें। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश राज के चरण में कौन कौन से संवैधानिक सुधार किए गए। चौथा है, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कंपनी के शासन के दौरान किए गए सुधारों पर प्रकाश डालिए। और फिर है, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान संवैधानिक विकास दो चरणों में हम बांट सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि भारत में जो संवैधानिक विकास हुए उसको हम दो चरणों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा हुआ? देखिए, सबसे पहले से थोड़ा सा आप बेस समझ लीजिए कि बेस ये था कि जो 1600 ईस्वी में एक राजलेख आया, एक चार्टर आया। किसके द्वारा आया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा आया। उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 इस चार्टर अभी राजलेख के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसको पूर्वी देशों में, अपने से पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने? गवर्नर, उप गवर्नर तथा 14 सदस्यों को नियुक्त किया। अब जो ये गवर्नर, उप गवर्नर थे और इनके सदस्य थे, इनको क्या कहते थे? गवर्नर एवं उसकी परिषद, गवर्नर एंड इट्स काउंसिल की संज्ञा दी गई। बाद में जिसे हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानेंगे। तो मैंने पृष्ठभूमि बताई कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार, भारत के पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति मिली। एक बार फिर से देख लीजिए, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 1600 चार्टर लेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने गवर्नर तथा उप गवर्नर एवं उसके 24 सदस्यों को उसमें नियुक्त किया। और इस जो ये पूरा मंडल था, ये जो पूरे 24 सदस्य और गवर्नर थे, कुल मिला के 26 लोग हो गए। तो इसमें जो है इनको गवर्नर एंड इट्स काउंसिल, गवर्नर या उसकी परिषद, और बाद में इसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की संज्ञा दी गई इसको। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो प्रथम चरण जो रहा संवैधानिक विकास का, उसमें क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान क्या रहा? और एक मिनट में थोड़ा सा पॉइंट कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ। और ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान क्या सुधार रहे और ब्रिटिश शासन के दौरान क्या सुधार रहे? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। 1726 का एक लेख आया था, राजलेख आया था, और मैं उसको भी बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि 1773, 1784, फिर आया जो है 1833, और फिर आया 1853 का चार्टर लेख। बीच में एक और है 1793, कुछ लोग कहेंगे, तो वही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने उसको नहीं बताया। और फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान देखिए कौन कौन से आए। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया शासन भारत का। फिर 1861 का भारतीय परिषदीय अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर आप देख सकते हैं, फिर आया 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा जो संविधान है उसका 2/3 भाग यहीं से है, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का आया।
जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए पहला हम आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो लोग 1726 के बारे में जानना चाहते हैं तो 1726 में ये था कि इस राजलेख के द्वारा जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, ये 3 जगहों पर इनका शासन था, कोलकाता, मद्रास और मुंबई। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर थे और उनकी जो काउंसिल थी, मैंने बात की ना कि अभी गवर्नर और इट्स काउंसिल की गठन हुआ, उसमें जो है उनको विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। और ये शक्ति पहले कहाँ थी, पहले इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड और उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थी, जो वहाँ बैठा हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये शक्ति 1726 के राजलेख द्वारा प्रदान कर दी गई। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने इसको नोट्स में नहीं डाला, आप अलग से लिख सकते हैं। और एक और जानकारी दे दूं कि ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस में नोटिफिकेशन भी आता है, प्लस जो हम पढ़ाएंगे उसका PDF आपको अवेलेबल रहेगा। हल्की फुल्की जानकारी जो मैं इस नोट से एक्स्ट्रा दूंगा वो आप नोट कर लीजिए, बाकी सब कुछ नोट में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब देखिए एक अलग से इन्फॉर्मेशन मैं फिर से देना चाहूँगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वो एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि किसकी सिफारिश पर मतलब जो है इस एक्ट को लाया गया था। तो जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया। गुप्त समिति यानी सीक्रेट समिति का कमेटी का गठन किया गया। उस सीक्रेट समिति के ही सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया और वहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि इसका जो उद्देश्य था, आप इसको थोड़ी वाइज समझिए, मुख्य पॉइंट मैंने लिख दिया नोट्स में कि इसमें उद्देश्य ये था कि भारत एवं ब्रिटेन में दोनों स्थानों पर कंपनी के जो कार्य थे उनको नियंत्रित करना। अब देखिए कंपनी तो ब्रिटिश की थी, ब्रिटेन की थी, अब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने लगी थी, तो उसको क्या था कि कंट्रोल में लाना, तो रेगुलेट करना, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया 1773 का। रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना, तो इन दोनों ही स्थानों पर कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करना तथा कंपनी में जो व्याप्त दोष हैं, जो कमियां हैं, जो उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो देखिए अब इसमें क्या किया गया, तो हम देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। बाकी वहाँ पर तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निर्देशक मंडल में चेंजेस लाए गए, और इन सब में ना जाते हुए मुख्य पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मुख्य पॉइंट ये था कि पहला पॉइंट देखिए, तो जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को अंग्रेजी क्षेत्र, अब अंग्रेजी में कौन कौन से थे, कलकत्ता था, मद्रास था, मुंबई था, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसी का बना दिया गया। अब देखिए लिखा मैंने, बंगाल मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो 1773 में क्या किया गया कि अभी तक जो स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इनको बंगाल के अधीन करते हुए फोर्ट विलियम के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनके अधीन करते हुए इन तीनों को एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स से उस वक्त बंगाल के गवर्नर, उन्हीं को तीनों का बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अब इसमें एक और काम हुआ, इसमें एक और काम क्या हुआ, देखिए एक और काम क्या हुआ कि 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई। अब 1773 में जो उच्चतम न्यायालय की बात की गई, तो वो 1774 में स्थापित हुआ कलकत्ता में, इसी एक्ट के माध्यम से। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और जो सर एलिहाज इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश प्रथम नियुक्त हुए। तो प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, सर एलिहाज इम्पे। सर, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, सर एलिहाज इम्पे, ठीक है, सर एलिहाज इम्पे को नियुक्त किया गया।
अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो निर्णय देती वो फिर आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए प्रिवी काउंसिल में होती थी, यानी कि इंग्लैंड में होती थी। इंग्लैंड में वहाँ पर इसके जो आदेश थे उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते थे। और देखिए इसमें एक और चीज़ की गई कि इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने से मना कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से बिना लाइसेंस व्यापार करने पर रोक लगा दी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया। इसमें क्या किया गया कि जो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कुछ गंभीर व्यवहारिक दोष थे। मतलब कि किताबों में तो लिख दिया गया, एक्ट में लिख दिया गया, ड्राफ्ट में लिख दिया गया, लेकिन वो जब धरातल पर उतरा तो वो उस तरह से सफल नहीं हुआ। तो जब सफल नहीं हुआ तो उसके व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए जो है 1781 का एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। बंगाल का जुडिकेचर, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। इसमें बस एक चीज़ ये हुआ कि जो है इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले क्या था कि कलकत्ता तक इनके सीमित थे ये, फिर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने के अधिकार मिल गए इनको। अब कलकत्ता को अधिकार किसको किसको बनाना हुआ? पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के लिए विधि बना सकती थी, और दूसरा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। अब कलकत्ता और बंगाल में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कलकत्ता पे पहले कब्जा था, पूरे बंगाल पे नहीं था। तो इस वजह से उसमें भी मतलब अब बंगाल बिहार तो बाद में जब डिवाइड होंगे तब ना बंगाल बिहार विभाजन होगा। फिलहाल वो इन तीनों क्षेत्रों पर विधि बनाने के अधिकारी हो गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन अगर जाएगा तो ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें एक और चीज़ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तो उसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया और राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो आपसे मेन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जुडिकेचर एक्ट किसे कहते हैं? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1981 को ही जुडिकेचर एक्ट कहते हैं। आ जाते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट पे। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है। इन्फॉर्मेशन ये है कि 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट के 281 आया, उसके बाद ये भी विफल हुआ, तो एक और आया जिसको हम डंडाज अधिनियम भी कहते थे, बहुत कम आपको पुस्तकों में मिलेगा। तो उसमें क्या हुआ कि 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। 19 नवंबर 1783 में पहले तो डंडाज लाया गया, वो पारित नहीं हुआ, तो फिर 1783 नवंबर में ही डंडाज अधिनियम लाया गया। तो ये दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके इंग्लैंड के संसद में। तो जब ये दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके तो जो फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक था वो हाउस और लॉर्ड में पारित नहीं हो सका। तो उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नार्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार हुआ करती थी। अभी मैं बताया ना कि ये जो आपका 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट है, लॉर्ड नार्थ की द्वारा जो है तत्कालीन जो उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया, सीक्रेट्स कमेटी का, और उसके सुझाव पर ही ये एक्ट आया था 81 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो उन दोनों का क्या हुआ कि जब आपके द्वारा कोई लाया हुआ बिल ही नहीं पास हुआ तो इसका मतलब आप अल्पमत में हैं, और उन दोनों को सरकार चली गई और इस्तीफा देना पड़ा। तो आपसे एक प्रश्न थोड़ा सा अगर वो डीपली जाता है तो ये पूछ सकता है कि किस अंग्रेजी सरकार का किसी भारतीय विषय पर त्यागपत्र देना पड़ा? किसी भी अंग्रेजी सरकार प्रधानमंत्री को भारतीय विषय पर कानून पारित ना होने पर त्यागपत्र देना पड़ा। तो लॉर्ड नार्थ और फॉक्स गठबंधन सरकार को ये पहला एवं अंतिम विषय था जिस पर किसी ब्रिटिश सरकार को या किसी अंग्रेजी सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, इसके बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो आई होप मैंने आपको समझाने में अभी तक कामयाब रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया कब आया? 1784 में आया।
ये क्या हुआ, 1781 का भी जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये भी विफल रहा। तो इसके लिए क्या किया गया कि फिर ये जब अधिनियम आया तो वो 1773 के एक्ट में सुधार हेतु आया। तो इसमें कंपनी के द्वारा अधिकृत जो भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी कि अभी तक तो कंपनी का कब्जा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब उस पर धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी ब्रिटिश सरकार के कब्जा करने की, स्वामित्व की, उनके क्राउन की जो स्वामित्व है, क्राउन के जो है स्वीकारिता है, उसकी धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी। तो ये उसका पहला वैधानिक दस्तावेज था, प्रमाणिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला दावा किस एक्ट से पता चलता है। तो आपको बताना होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि, क्योंकि उसका शीर्षक ही था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। अब इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में पूर्व कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास वाणिज्यिक एवं राजनीतिक अधिकार थे। इसमें कमी करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, नियंत्रक मंडल को सर्वोच्च पद देकर राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। यानी कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। कंपनी को का व्यापारिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में ऐसे ही रखा गया, किंतु राजनीतिक क्रियाकलापों को, जैसे सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी जो कार्य थे, वो इंग्लैंड के 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए। समझ गए आप। पहले क्या था, कंपनी दोनों चीज़ें संभालती थी, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप। अभी क्या किया गया कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप था वो तो उनके पास रखे गए, कंपनी के निदेशकों के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लेकिन जो आपका राजनीतिक क्रियाकलाप थे वो क्या किया गया, इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और उन्हें प्रदान कर दिए गए। तो ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हो सकते हैं कि इसमें कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने के लिए पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट ये भी समझ सकते हैं। और बस इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। एक चीज़ और पूछ सकता है कि युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों को स्वीकृत लेना अनिवार्य होता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। आपसे मैचिंग द कॉलम ज़्यादा पूछता है, इतना डीपली वन में नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए कह दिया कि क्वेश्चन अगर बने तो आप ज़रूर कर लें। चलिए 1833 के चार्टर अधिनियम पर आते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम पर आते हैं। 1833, उससे पहले 2 और अभिलेख आए जिनको मैं बताना चाहता हूँ, जो अधिनियम आए। हालांकि वो इम्पोर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि, और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी है, शायद 1990 में आया था, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखा है, शायद 1990 का ये क्वेश्चन है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को उसके परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये 1786 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार ये दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था उस वक्त, कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। दोनों प्रकार की शक्तियां, एक तो अपने जो परिषद के नियम है उसको वो निरस्त कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो प्रधान सेनापति के भूमिका में भी अब पूरी शक्तियां उनको मिल गई थी। तो पहले व्यक्ति कौन थे ऐसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर देखिए 1793 में भी एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या किया गया कि जो नियंत्रक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके जो वेतन की बात की गई वो भारतीय राजस्व से ही की गई। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव इसी एक्ट के माध्यम से रखी गई थी। यानी कि 1786 के 93 के एक्ट के माध्यम से ही लिखित प्रशासन की विधियों की जो है नींव रखी गई थी। और सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया था। तो ये देखिए, आज भी हम वही चीज़ फॉलो करते हैं अपने संविधान में। तो कुछ ना कुछ संविधान यहाँ से उठाया हुआ है इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि किस एक्ट के माध्यम से
जो है लिखित संविधान की नींव पड़ी या लिखित विधियों की नींव पड़ी भारतीय क्षेत्रों में, तो 1793 के एक्ट के माध्यम से। और अब आ जाते हैं 1813 का राजलेख। तो 1813 का जो राजलेख है, मैं इसको पीडीएफ के रूप में, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप यहाँ से सुनिए और बाद में पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है उसके अलावा भी मैं एक और अलग से पीडीएफ दे दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1813 का जो राजलेख था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसमें क्या किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार की कब अनुमति दी गई? तो 1813 के राजलेख के माध्यम से। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया एवं चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार की ही अनुमति प्रदान की गई, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके ब्रिटिश जनों को भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और इसमें यह भी कहा गया कि भारत में शिक्षा पर वो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। ऐसा किया नहीं उन्होंने। यही सब कारण बनते हैं धीरे धीरे, जैसे 1857 के विद्रोह के लिए। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं पर करारोपण का अधिकार दे दिया गया। तो जो स्थानीय शासन की जो संस्थाएं थी उन पे उनको भी कर लगा सकते हैं वो, ऐसा उनको अधिकार दे दिया गया। अब चलिए हम देख लेते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो इसमें देखिए क्या हुआ। इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अभी तक, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक है। और इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की जो शासन प्रणाली है उसका केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि बॉम्बे मद्रास को विलय करके केंद्रीकरण कर दिया गया। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो विलियम बेंटिंक बने। ठीक है। और इसमें और थोड़े से पॉइंट हैं कि विधियों की जो संहिताकरण करने के लिए, यानी कि उसको एक फॉर्मेट में, एक लिखित में करने के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दे दिया गया। तो इस माध्यम से 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को भी विधि विरुद्ध घोषित किया गया। आप समझ सकते हैं कि जो है इसी एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को भी विधि विरुद्ध घोषित किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड मैकाले ने 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की थी। और इसी जो है अधिनियम में एक धारा लगाई गई जिसमें ये कहा गया कि कंपनी के जो सरकारी पदों पर चयन है वो धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं कर सकते। आप भेदभाव नहीं कर सकते। यही चीज़ें हमारे मौलिक अधिकार में धीरे धीरे जुड़ती हैं। तो ये इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था। तो चलिए, लॉर्ड मैकाले के साथ इस राजलेख पर सबसे ज़्यादा लॉर्ड मैकाले का ही प्रभाव था 1833 के राजलेख में। और उसके बाद जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का भी विशेष प्रभाव रहा है। तो भारत का जो संविधान निर्माण है उसकी आंशिक झलक आपको धीरे धीरे यहाँ पे मिलने लगी, जैसे विधि आयोग का गठन होना, केंद्रीकरण होना, दूसरा ये कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर पदों के चयन में विभेद ना करना। तो ये इन चीज़ों का झलक आपको मिलने लगी थी। भारतीय संविधान के निर्माण की झलक तभी से मिलने लगी थी। अब आ जाते हैं हम अगले पे 1853 के राजलेख में। तो 1853 के राजलेख में सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगिता का चयन की बात की गई कि प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा जो है में चयन जो प्रतियोगिता के आधार पर होगा। इस आधार पर 1854 में मैकाले समिति का गठन सिविल सेवा सुधार हेतु किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिविल सेवा सुधार हेतु सबसे पहले किसका किया गया, तो किस आयोग का गठन किया गया, तो मैकाले समिति का गठन किया गया। तो इस प्रकार से और चीज़ें देख सकते हैं हम कि इस अधिनियम के माध्यम से भी विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। आप एक देख सकते हैं कि विधान परिषद की जो इस गठन किया गया विधि निर्माण के लिए वो इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको विधान परिषद के एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि किस राजलेख के, किस चार्टर अभिलेख के माध्यम से भारत में विधि निर्माण के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। तो 1853 के राजलेख के माध्यम से किया गया।
और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी है कई बार, 2 से 3 बार बीपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस में भी पूछा है कि सिविल सेवा में के पदों के चयन है तो प्रतियोगी परीक्षाओं का गठन आयोजन किस राजलेख के माध्यम से हुआ, तो 1853 के राजलेख के माध्यम से हुआ। और यह राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर लेख था। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारत में विधि आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहते हैं विचार करने के लिए किया गया। अब धीरे धीरे सब भारतीय शासन अधिनियम आना शुरू हो जाएंगे। अब ये चार्टर अभिलेख ना होते हुए यानी कि चार्टर या राजलेख ना होते हुए सीधा अब अधिनियम की बातों पर हम आ जाएंगे। तो ये इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में जो उसके शासनकाल में कंपनी के अंतर्गत रहे जो एक्ट आए उसकी हमने बात कर ली। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको समझिए। और जैसा भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आई बटन प्रेस करके हमारी और भी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।